हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ECI साइंस में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का छठा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, और उसका भाग है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। यानी उस पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में परिवर्तन हो जाए, वही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? क्रियाकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है, या कहें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। अब देखते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है संयुग्मन या संयोजन या योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। योगात्मक या योगशील अभिक्रिया। तो वैसे तो इसको संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन योगात्मक और योगशील अभिक्रिया भी इसी के नाम है। तो ये क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो इसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। संयुग्मन अभिक्रिया जैसे उदाहरण देखें। उदाहरण है कोयले का दहन C+O2 इज इक्वल टू CO2। दूसरा है मैग्नीशियम के फीते का दहन। मैग्नीशियम के फीते का दहन 2Mg+O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये मैग्नीशियम के फीते के दहन की अभिक्रिया, ये कोयले के दहन। और तीसरा अपन ले सकते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, निकल यहाँ पे उत्प्रेरक हो जाएगा CH3। देखें इसमें समझते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। यानी अपन कहें तो अभिकारक कितने होंगे? दो या अधिक। अभिकारक कितने होंगे? दो या अधिक। और उत्पाद कितने होंगे? एक। तो इस अभिक्रिया को पहचानने का तरीका है कि जब अभिकारकों की संख्या दो या दो से अधिक हो और उत्पादों की संख्या एक हो, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जब संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे इस अभिक्रिया में देखें, अभिकारक कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, दो अभिकारक है, और उत्पाद कितना है? एक, कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में देखें, मैग्नीशियम के फीते के दहन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं और उत्पाद कितने हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, केवल एक उत्पाद है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण में देखें, एथीन और हाइड्रोजन दो अभिकारक हैं और उत्पाद कितने हैं? केवल एक, एथेन गैस। तो यह अभिक्रिया कहलाती है संयुग्मन या संयोजन अभिक्रिया कहले, या योगात्मक या योगशील अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार है दूसरा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की क्या परिभाषा है? जब एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह
परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं। परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर जो है विस्थापित हो गया और जिंक सल्फेट बन जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब एक अभिकारक कौन सा रहा? ये एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह भी हो सकते हैं, यानी एक से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं। तो एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापित हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये नीला रंग का विलयन होता है कॉपर सल्फेट का, नीला रंग कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, इसका रंग होता है नीला। इसके विलयन में जब जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं तो विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट। तो इसको कैसे समझा सकते हैं अपने कि यहां पर कॉपर जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है और जिंक अधिक क्रियाशील है। ये जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील और कॉपर है कम क्रियाशील। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, जिसके कारण विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के कुछ टुकड़े डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? इसका रंग होता है श्वेत, तो विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? तो उसका कारण हम दे सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के कुछ टुकड़े डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है और कॉपर निक्षेपित हो जाता है। तो ये निक्षेपित हो जाता है, तो ये कारण दे सकते हैं अपन इसका। इसके बाद देखते हैं कि अपन तत्वों की सक्रियता श्रेणी कौन सी है, जिसकी मदद से अपन जो है किसी भी विस्थापन अभिक्रिया को बता सकते हैं कि वो संभव होगी या नहीं। तो तत्वों की सक्रियता श्रेणी में इधर प्रतीक लिखेंगे, इधर यहाँ पे नाम लिख दूंगा मैं। यहाँ पे है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, Pb, H हाइड्रोजन, Cu, Hg, Ag, Au। ठीक है, यहां पे नाम होंगे इसके, ये है पोटेशियम, ये सोडियम, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये है जिंक, ये आयरन, फिर ये लेड
हाइड्रोजन, कॉपर, फिर पारा, फिर सिल्वर या चांदी, फिर सोना। पोटेशियम से सोडियम इस तक यहां पे क्या है, तत्वों की सक्रियता, सक्रियता का घटता क्रम। यानी ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो सक्रियता का क्रम घट रहा है। तत्वों की सक्रियता, ऊपर वाला ज्यादा सक्रिय और नीचे वाला कम सक्रिय है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक लिख सकते हैं हम, का ना काका मांगे जिंक, फिर प्रभु हमें क्यों पार आगे और लगाएगा। तो याद रखने के लिए ट्रिक है, इसकी सहायता से अपन जो है किसी भी अभिक्रिया को बता सकते हैं कि वो संभव होगी या नहीं। याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, के का हमने का ले लिया, Na का ना, Ca का काका, Mg का मांगे, Zn का जिंक, फिर Fe का फिर, Pb का प्रभु, H का हमें, Cu का क्यों, Hg पारा होता है तो पार ले लिया इसका, Ag मतलब आगे, Au और लगाएगा। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने की, इससे सहायता से अपन याद रख सकते हैं। ऊपर वाला तत्व ज्यादा सक्रिय है, नीचे वाला तत्व कम सक्रिय है, तो ऊपर वाला तत्व जो है नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे अभिक्रिया लिखूं जैसे Cu प्लस ZnSO4 इज इक्वल टू CuSO4 प्लस Zn, तो इस अभिक्रिया को अपन बता सकते हैं कि ये संभव है या नहीं। तो कॉपर कहाँ पे है, ये रहा, और जिंक कहाँ पे है, ये रहा। तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो जिंक को प्रतिस्थापित कर रहा है, जो कि संभव नहीं है। दूसरा मैं उदाहरण लिखूं जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस FeSO4 इज इक्वल टू H2SO4 प्लस Fe, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे विस्थापित कर रहा है Fe को, तो हाइड्रोजन की पोजीशन ये रही, और Fe कहाँ पे, ये, यानी Fe ज्यादा क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन कभी भी Fe को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, यानी यह अभिक्रिया संभव नहीं है। फिर उसके बाद और देख सकते हैं अपन, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे दिया अपने को कि Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, क्या यह अभिक्रिया संभव है। तो देखेंगे Fe इस अभिक्रिया के अंदर Cu को विस्थापित कर रहा है, तो Fe को देखो, Fe ये रहा और Cu ये रहा, यानी Fe ज्यादा क्रियाशील है, किससे, Cu से, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, तो यह अभिक्रिया संभव है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम बता सकते हैं इस तत्वों की सक्रियता श्रेणी के बारे से कि कोई दूसरे विलयन से प्रतिस्थापित कर सकता है या नहीं, इसलिए इस सक्रियता श्रेणी को याद कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया तीसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको देखते हैं क्या परिभाषा है। जब दोनों अभिकारकों में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लेते हैं CuSO4
CuSO4 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है सोडियम सल्फेट। ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड या कहें क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस KCl इज इक्वल टू, यहाँ पे KCl उत्प्रेरक का भी काम करता है, AgCl प्लस KNO3। ये है सिल्वर नाइट्रेट और ये है पोटेशियम क्लोराइड और ये सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें देखते हैं, परिभाषा समझते हैं इसको। जब दोनों अभिकारकों में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों अभिकारक ये रहे, इसमें परमाणु या परमाणु समूह, ये OH जो है वो CuSO4 को विस्थापित कर देता है और SO4 किसको विस्थापित कर देता है? OH को। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित। परमाणु हो या परमाणु समूह हो गए, 2 परमाणु है, इसमें 5 परमाणु है। तो ये परमाणु हो या परमाणु समूह हो, अगर वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये SO4 की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ गया, SO4 की जगह OH का होल ट्वाइस हो गया। और जो ये SO4 है वो Na के साथ चला जाता है तो Na2SO4 बन जाता है, सोडियम सल्फेट। ऐसे ही इस अभिक्रिया के अंदर देख सकते हैं, नाइट्रेट जो है वो क्लोराइड की जगह चला जाता है और क्लोराइड नाइट्रेट की जगह, यानी आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं। तो इससे बन जाता है Ag के साथ में Cl जुड़ गया तो AgCl और K के साथ में NO3 जुड़ गया तो KNO3। ये कहलाती द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके पश्चात नेक्स्ट अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया या कह लें वियोजन अभिक्रिया। चौथे प्रकार की अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया या कह लें वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी अभिक्रिया है। जैसे इसमें मान लो अपन देखें कि CaCO3 को अगर गर्म करें तो CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। यानी इसमें क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, कितना है अभिकारक? एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर टूट जाता है तो इसको कहते हैं हम अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन। अगर मैं इस तीर के निशान को ऐसे कर दूं तो ये हो जाती है संयोजन अभिक्रिया। अभिकारक कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक और उत्पाद कितने होंगे? 1। ठीक है, तो अगर अभिकारक 1 हो और उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो इससे अपन पहचान लेंगे कि अभिक्रिया कैसी है? अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो ये अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या कहता है कि किसी भी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में टूट जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? विद्युत अपघटन। यानी किसी भी यौगिक की गलित या उसकी द्रव अवस्था के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवों में टूट जाता है, इसको कहते हैं हमें विद्युत अपघटन। जैसे हमने क्या किया, 2H2O यानी जल लिया और जल की द्रव अवस्था ही होती है, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बनता है 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन बन जाती है और
ऑक्सीजन बन जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2NaCl, इसकी गलित अवस्था के अंदर हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इससे अपने को मिल रहा है 2Na+Cl2, 2Na+Cl2। अब ये कैसे किस प्रकार से होता है विद्युत अपघटन, तो एक बड़े से उस पात्र के अंदर या कहें एक बीकर में हमने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड जो धनात्मक आवेशित है, एक इलेक्ट्रोड जो है ऋणात्मक आवेशित। तो जो धनात्मक आवेशित है ये तो कहलाता है एनोड, और जो ऋणात्मक आवेशित है वो कहलाता है कैथोड। अब धनात्मक क्यों हुआ ये, क्योंकि इसको हमने बैटरी के धन टर्मिनल से बड़े लाइन से संयोजित किया है और इसको बैटरी के छोटे टर्मिनल से हमने संयोजित किया है। तो जब बड़े टर्मिनल से संयोजित करते हैं यानी प्लस से संयोजित करेंगे, बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, प्लस से संयोजित करेंगे तो वो एनोड कहलाएगा, और जो जिसको माइनस से संयोजित करेंगे वो क्या कहलाएगा, कैथोड। अब इसमें हमने जिस भी यौगिका में विद्युत अपघटन कराना है वो भर लिया। जैसे हमने क्या किया कि H2O भर लिया, इसके अंदर क्या है H2O। तो जैसे ही H2O के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये H+ और O-2 में टूट जाएगा। अब ये H+ जो है इसके ऊपर क्योंकि प्लस आवेश है तो ये किस तरफ जाएगा, माइनस की तरफ आकर्षित होगा। प्लस आवेश हमेशा माइनस की ओर आकर्षित होते हैं और माइनस प्लस की ओर, यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो ये विपरीत आवेश की ओर जाएगा यानी कैथोड की ओर जाएगा। तो हमें कैथोड पर मिलती है कौन सी, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे ये ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, माइनस चार्ज है तो ये जाएगी प्लस की ओर, यानी ये जाएगी एनोड पे। तो ये एनोड पे अपने को ऑक्सीजन मिल जाती है। ऐसे ही अगर देखें अपन NaCl की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या क्या मिलता है अपने को। तो NaCl अगर यहाँ पे मैं NaCl ले लेता तो वो कैसे टूटता, Na+ और Cl- में। अब Na+ आवेश है तो माइनस की ओर जाएगा, यानी ये जाएगा कैथोड पे। तो कैथोड पे तो अपने को मिलता सोडियम, और फिर Cl- आवेश है तो कहाँ जाता, एनोड पे। तो ये एनोड पे अपने को मिलती क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा और एनोड पे कौन सा विपरीत आवेश की तरफ जाएगा और वहीं पे वो इकट्ठा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरे प्रकार का अपघटन है। दूसरे प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया है ऊष्मीय अपघटन। दूसरे प्रकार की है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन कह लें या तापीय अपघटन कह लें। तो इस ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जब भी किसी यौगिक को हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने से वह अपने अवयवों में टूट जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, ऊष्मीय अपघटन। जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम ऊष्मा दें तो यहाँ पे मैं डेल्टा का चिन्ह बना रहा हूँ। डेल्टा का चिन्ह जो होता है वो ऊष्मा को दिखाता है। तो CaCO3 को जब अपन ऊष्मा दे रहे हैं तो ये टूट रहा है CO+CO2 के अंदर। तो ये कहलाती है ऊष्मीय अपघटन, यानी किसी भी यौगिक को ऊष्मा देने पर वह उसके अवयवों में टूट जाता है। इसको कहते हैं हम ऊष्मीय अपघटन। उसके बाद आता है तीसरा प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन में क्या होगा, किसी भी यौगिक को प्रकाशीय ऊर्जा देने पर वह अपने अवयवों में टूट जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, प्रकाशीय अपघटन। जैसे 2HBr = यहाँ पे अगर हमने इसको प्रकाश दिया, प्रकाश को मैं Hν से भी लिख सकता हूँ, प्रकाशीय ऊर्जा है, और इससे मिलेगा अपने को H2+Br2। तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस के अंदर विघटित हो जाता है। यह क्या कहलाती है, प्रकाशीय अपघटन। यानी किसी भी यौगिक को प्रकाश ऊर्जा देने पर वह उसके अवयवों में टूट जाता है। इसी को कहते हैं हम प्रकाशीय अपघटन। उसके बाद में अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार आता है अभिक्रिया का मंद एवं तीव्र अभिक्रियाएं। मंद एवं तीव्र
अभिक्रियाएं। सबसे पहले देखते हैं अपन तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रियाएं कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रियाएं वो होती है जो अत्यधिक तेज गति से संपन्न होती है, यानी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड या उससे भी कम समय के अंदर वो संपन्न हो जाती है, वो अभिक्रियाएं कहलाती है तीव्र अभिक्रियाएं। इसके उदाहरण क्या है? जैसे अम्ल क्षार की अभिक्रिया जो होती है, अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या, ये तीव्र होती है, अत्यधिक तेज गति से होती है और लगभग 10⁻⁻12 सेकंड के अंदर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। अम्ल और क्षार जैसे HCl और NaOH की अभिक्रिया कराए तो NaCl प्लस H2O बनता है। यह अभिक्रिया अत्यधिक तेज गति संपन्न होती है, तो तीव्र गति में, तीव्र अभिक्रियाओं में आती है। दूसरी अभिक्रिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl इज इक्वल टू AgCl प्लस HNO3। ये दूसरी अभिक्रिया है जो तीव्र गति से होती है। और एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा क्या है? जीवों में, यानी कहें पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी तीव्र अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल कितना होता है? 10⁻12 सेकंड। 10⁻12 सेकंड के अंदर यह अभिक्रिया, यानी इतने कम समय के अंदर यह अभिक्रिया जो है आधी पूरी हो जाती है। अर्धायुकाल का मतलब है वह समय जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है आधी पूर्ण हो जाती है, तो वो कहलाता है अर्धायुकाल। तो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना है? 10⁻12 सेकंड, जो बहुत ही कम है। तो यह अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया होती है। उसके बाद दूसरा प्रकार है अभिक्रिया का यहाँ पर, वो है मंद अभिक्रिया। अब मंद अभिक्रियाएं कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो कई घंटों के अंदर, कुछ कई मिनटों के अंदर या कई दिनों में या कई वर्षों के अंदर जाकर के वो पूर्ण होती है, वो अभिक्रिया कहलाती है मंद अभिक्रिया, यानी ये धीमी गति से चलती है। जैसे इनके उदाहरण देखें तो उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। तो ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, इसका तापीय अपघटन ऐसे बन गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। दूसरा उदाहरण अपन देख सकते हैं लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की क्या रिएक्शन है? 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3.3H2O। ये क्या है? जंग। और ये क्या है? लोहा। ठीक है, लोहे पर जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो भी अत्यधिक धीमी गति से चलती है। उसके अलावा और क्या है? एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं अपन, वो है CH3COOH प्लस C2H5OH इज इक्वल टू CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये कहलाती है एसिटिक अम्ल की संघनन अभिक्रिया। ये है हमारा एसिटिक अम्ल, और ये है एथिल अल्कोहल, और ये बन गया एथिल एसीटेट और ये जल। तो ये एथेनॉल की या कहें एसिटिक अम्ल की क्या है? संघनन अभिक्रिया। तो ये भी एक धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया है। उसके बाद आता है अभिक्रियाओं का प्रकार, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कर्मणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को। अनुत्क्रमणीय
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है और अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है यानी समय के साथ साथ अभिकारकों की मात्रा घटती जाती है। और अगर अभिकारक एक निश्चित समय के पश्चात अभिक्रिया जैसे पूर्ण हो जाएगी तो किसी न किसी अभिकारक की मात्रा जो है वो शून्य हो जाती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2, और दूसरा CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O 2H2O। तो ये कहलाती है दहन अभिक्रियाएं दोनों की दोनों, और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसमें क्या हो रहा है? अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण हो रहा है और अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है। इसको अपन रासायनिक समीकरण में तीर के निशान, इस तरीके के तीर के निशान से अपन इसको बताते हैं। और इस अभिक्रिया में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। यानी कहें अपन कोयले की मात्रा समय के साथ साथ, कोयले का अगर दहन कराएंगे कोयले की मात्रा समय के साथ साथ घटेगी, और एक निश्चित समय के पश्चात अभिक्रिया पूर्ण होने पर इसकी मात्रा जो है वो शून्य हो जाएगी। तो ये कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों से N2+3H2 इज इक्वल टू 2NH3, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन H2O प्लस H2CO3 इज इक्वल टू H3O प्लस HCO3 माइनस। ये है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बन रहा है अमोनिया। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में परिभाषा क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो है अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है और ठीक उसी समय उत्पादों से अभिकारकों का भी निर्माण होता है। कैसी अभिक्रिया? जिसमें अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है और उसी समय अभिकारकों से उत्पादों से अभिकारकों का निर्माण होता है। अभिक्रिया से उत्पादों का निर्माण, अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है और उसी समय उत्पादों से अभिकारकों का निर्माण होता है। अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बताओ, जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे अभिकारकों की मात्रा क्या कम होती जाएगी है? जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे अभिकारकों की मात्रा कभी भी कम नहीं होगी। शुरुआत में जैसे NH3 बनेगा वैसे NH3 से वापस N2 और 3H2 बन जाएंगे, तो अभिकारकों की मात्रा जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगी। और अगर इनमें से ये जो अभिक्रिया है इसके दो भाग हैं, एक कहलाती है ये अग्र अभिक्रिया और दूसरी कहलाती है प्रतीप अभिक्रिया। अग्र मतलब आगे की ओर चल रही है, प्रतीप मतलब पीछे की ओर। ठीक है, तो दो अभिक्रियाएं होती है इसके अंदर, एक अग्र अभिक्रिया एक प्रतीप अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में से अगर एक भी अभिकारक गैसीय अवस्था में हो, एक भी अभिकारक अगर गैसीय अवस्था में हो तो वह अभिक्रिया बंद पात्र में करानी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर जैसे मान लो कि हम खुले पात्र में करवाएंगे ये अभिक्रिया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जैसे ही अमोनिया बनेगा तो अमोनिया सारा का सारा उड़ जाएगा और वापस अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब अभिक्रिया क्या रहेगी? अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। अभिक्रिया उत्क्रमणीय न होकर के अनुत्क्रमणीय हो जाएगी। इस अभिक्रिया को इस प्रकार के उत्क्रमणीय तीर का निशान से बताते हैं। दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास में जल और कार्बोनिक अम्ल की। जल और कार्बोनिक अम्ल, इससे बनता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन, और ये है बाइकार्बोनेट आयन। तो ये अभिक्रिया भी क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी जल से हाइड्रोनियम आयन भी बन रहा है और वापस जल भी बन रहा है। ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से वापस CO3 माइनस भी बन रहा है और HCO3 माइनस से वापस कार्बोनिक अम्ल भी बन रहा है, यानी ये अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय। तो ये था अभिक्रियाओं के प्रकार।